फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो वर्ड निकला है फोटोन से, जिसका मतलब है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट दैट कैरीज एनर्जी। तो फोटो हम लाइट के पैकेट्स के लिए यूज करते हैं, जिसे फोटोन और फिक्स एनर्जी या क्वांटा भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक मींस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इन दोनों टर्म्स को मिलाकर पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो लाइट इस मेटल सरफेस पर नहीं, मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद अपनी सरफेस से बाहर आएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक मेटल सरफेस है और इसे वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा गया है। अब लाइट सन की जो फॉल हो रही है इसके ऊपर, वो डिफरेंट वेवलेंथ में है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वेवलेंथ से ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है वो जब इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए फिर क्या होगा, इस चीज़ को हम नेक्स्ट समझेंगे। इसके साथ यहाँ पर एमीटर भी लगाया गया है, जो कि माइक्रो या मिली एम्पेयर में जो करंट होता है, कम से कम करंट होता है, उसे मेजर करता है। और साथ हमने बैटरी भी इसके साथ कनेक्ट की हुई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें यह बताता है कि लाइट की वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। असल में लाइट की पार्टिकल नेचर है, लेकिन हमें वेव नेचर नजर आती है। अब इसे फर्दर देखेंगे कि लाइट की पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस तरह से प्रूव किया जाता है। अब ये तो हमें पता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो ये मूव करेंगे आउटवर्ड, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर होता है। उससे पहले हम हिस्ट्री में देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था और आइंस्टाइन को इसकी वजह से नोबेल प्राइज किस तरह से मिला था। तो सबसे पहले 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है, जब वो किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया एक्सपेरिमेंटल तौर पर, और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये किस तरह से सब कुछ होता है। उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन को इस काम के ऊपर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उसके बाद आइंस्टाइन के कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसमें उसने कहा था कि लाइट डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के तौर पर एक्ट कर रही होती है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, और क्वांटा का मतलब भी फिक्स एनर्जी ही है। अब फोटॉन जो एनर्जी लेकर जा रहा होता है उसके बारे में क्या कहा कि ईच फोटॉन कैरीज एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन दीज फोटॉन्स स्ट्राइक ए मेटल they can transfer their energy to the electron within the material। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी मेटल सरफेस होगी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और उसके बाद अपनी सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम फोटो करंट भी कहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि हर मेटल सरफेस की नेचर डिफरेंट होती है, हर मेटल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसलिए वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। लेकिन एक ख़ास पॉइंट आता है जो सब मेटल्स के अंदर सेम है, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में आइंस्टाइन का कहना है कि दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अब इसका मतलब ये है कि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो किसी भी मेटल के ऊपर इंसिडेंट की जाए उसके बाद उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए। अब ये सबके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी मेटल्स हैं हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से वो एक्ट करती हैं। इसीलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी वही फ्रीक्वेंसी होगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर सेकंड हमने ली है तो वहाँ पर हो सकता है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और उससे फ़ौरन इलेक्ट्रॉन ना निकले, हमें 30 या 40 हर्ट्ज तक उस पर अप्लाई करनी पड़े फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिट हो। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और इसी चीज़ को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया जाए, जिसकी डेफिनेशन ये है, द एनर्जी ऑफ अब्जॉर्ब फोटॉन्स एनर्जी एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, इस चीज़ को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ई एनर्जी को शो कर रहा है। अब अगर इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है उसके बारे में ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी होगी
जिसके बाद इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से बाहर आएंगे। फाई यहाँ वर्क फंक्शन को शो कर रहा है। अब वर्क फंक्शन क्या है उसको डिफाइन करते हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये कम से कम वो एनर्जी होती है, तकरीबन वही बात है जो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कह रहे हैं। तो वर्क फंक्शन असल में मेन फैक्टर है जो हर मेटल के लिए डिफरेंट होता है। इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड। अब आपको समझ आ गई होगी कि वर्क फंक्शन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंसिडेंट जो भी वेव आ रही है उसकी इतनी वैल्यू है कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर रही है, तभी वर्क होगा वहाँ पर, जिसे हम वर्क फंक्शन के तौर पर ले रहे हैं। वर्क होगा तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे। लेकिन अगर इतनी एनर्जी नहीं दी जा रही कि वर्क नहीं हो रहा, तो वो वैल्यू अभी थ्रेशोल्ड से कम है। जब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तभी वर्क होगा और उस फंक्शन को हम वर्क फंक्शन कहेंगे। अगर मैथमेटिकली वर्क फंक्शन को देखा जाए तो द वर्क फंक्शन फाई ऑफ द सरफेस विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड इज गिवन एज। तो थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को वर्क फंक्शन के साथ अगर लिया जाए तो मैथमेटिकली हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। इसमें 5 वर्क फंक्शन को शो कर है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो कर है। और इसकी एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ उसको फाइंड करने के लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन की तो इस इक्वेशन को यूज करके हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाला रिलेशन यूज करेंगे और इससे हम फोटोन की एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो ये है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बट करंट विल रिमेन सेम एज आउटपुट। ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन है और नंबर ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो तो उससे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उससे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी की वजह से, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ चेंज होगी, आउटपुट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। इंस्टेंट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो इंस्टेंट का मतलब इसलिए यूज किया था क्योंकि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो जब इंसिडेंट करेंगे तो फौरन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक वक्त आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, एक खास वैल्यू होगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे और हर मेटल के लिए वो डिफरेंट होते हैं। सो व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी पता चल गया होगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो इमिशन है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और इंटेंसिटी से ब्राइटनेस बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। तो अगर देखा जाए तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया था और उसके बाद उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए जिस इक्वेशन का हम यूज करेंगे वो ये वाली है। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रॉन और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम इसे इस सिंबल से लिखेंगे V0 से। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर इंटेंसिटी के बारे में स्टडी किया जाए तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज मोर इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम मेटल सरफेस। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और सेकंड, व्हेन इंटेंसिटी डिक्रीजेज मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट। अगर इंटेंसिटी की वैल्यू कम कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। अब अगर इस सारी बात को समराइज किया जाए तो उसमें मैं एक बार सारे पॉइंट्स को दोबारा बता देता हूँ कि इफ फ्रीक्वेंसी इज बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इमिशन, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर नेगेटिव होगी।
अगर आपने वेव ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दी है मेटल पे और उससे इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं निकले, तो इसका मतलब ये है कि वो थ्रेशोल्ड से अभी कम है, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड, इसमें इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और जनरेटर ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर वैल्यू आ जाए या उससे बढ़ जाए, तो क्या दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी मोशन होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इन दोनों कंडीशंस में होगी, वैल्यू इक्वल हो या ज़्यादा हो, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है व्हेन फ्रीक्वेंसी चेंजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस नॉट करंट। इसके बाद फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नीडेड, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे म्यू नॉट भी लिखा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। अब अगर आइंस्टाइन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन एंड ईच फोटोन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो आइंस्टाइन का भी यही कहना था कि जो लाइट है इसके अंदर पैकेट्स ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी तो होती है, फोटोन की सूरत में तो होती है, फिक्स एनर्जी ऑफ पैकेट्स होते हैं जिसे हम क्वांटा कहते हैं, लेकिन उससे एक पैकेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो वही एक एक करके ही निकलेंगे, ज़्यादा एक ही बार नहीं निकलेंगे। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म थी उसने जो बताई थी वो थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, जिसके बारे में पहले भी आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हमें बता रहा है इस एनर्जी के बारे में, और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसकी इक्वल जो वैल्यू है, वैल्यू जो इक्वल आ रही है वो HF की इक्वल है, जो कि प्लांक्स ने पहले दी थी इक्वेशन। तो हमारे पास असल में ये एनर्जी को शो कर है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हो और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू होगी, तभी वो मेटल सरफेस से बाहर आएगा। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट टर्म वर्क फंक्शन है। हर मेटल का काम करने का तरीका ज़रा डिफरेंट होता है, हर एक मेटल की कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी, सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं सबकी एक दूसरे से। तो कुछ मेटल्स पहले इलेक्ट्रॉन इमिट कर देती हैं, कुछ बाद। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की इमिशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक खास पॉइंट पे, वो वर्क फंक्शन के रिलेटेड है। दिस मीन्स डैट कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं उनका वर्क करने की एबिलिटी जो है, इलेक्ट्रॉन इमिट करने की जो एबिलिटी है, वो हर मेटल की सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड the incident photon must have sufficient energy to overcome the work function. So वर्क फंक्शन लाजमी होगा तभी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इमिट होंगे, और हर मेटल का वर्क फंक्शन भी डिफरेंट होता है। इफ़ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। तो बात वही है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू आ रही है तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होंगे, इसलिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इसमें से मेटल सरफेस में से इमिट होंगे। इसके अलावा आइंस्टाइन का कहना था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? की पैरामीटर इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या है और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन एज, यहाँ वी एस जो लिखा हुआ है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को, वी पोटेंशियल को बता रहा है एस स्टॉपिंग, और काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वर्क फंक्शन के रिलेटेड आइंस्टाइन का कहना था द इंसिडेंट फोटॉन्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल एज डिस्क्राइब बाय द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है उसमें हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे। EVS अब आपको समझ आ गई होगी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड करने की वैल्यू है। इसके अलावा HF ये प्लांक्स कांस्टेंट, जो प्लांक्स कांस्टेंट है H और F फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तभी हमारे पास वैल्यू आएगी। इसमें E चार्ज है, VS स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और HF एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन है, और phi वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल है। ये चार चीज़ें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए काफ़ी हैं। अगर इंसिडेंट जो वेव है वो जो मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसकी वैल्यू
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी वहाँ पर फंक्शन वर्क करेगा और इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। और अगर हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो कितनी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल से फाइंड करेंगे, जिसकी इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं।